पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हाट पेमेंट इज मेड फर्स्ट फ्रॉम पर्सनल असेट्स ऑफ पार्टनर। बताइए, पार्टनर की पर्सनल असेट से पहले पेमेंट कौन सी होती है? मान लीजिए फर्म की लायबिलिटी 10 लाख रुपए की है और एसेट्स नहीं बची, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स इसमें डिमांड की जाएंगी लायबिलिटी पे करने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, मतलब पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी मंगाया जा सकता है लायबिलिटीज पे करने के लिए। पार्टनर है, मान लेते हैं जी ए और बी दो, इनकी पर्सनल एसेट्स जो हैं इसकी वैल्यू 20 लाख है, उसकी वैल्यू 30 लाख पर्सनल एसेट्स, लेकिन इनकी कुछ पर्सनल लायबिलिटीज भी होंगी। तो पर्सनल लायबिलिटी क्या होती है? जो लायबिलिटी इनके पर्सनल नाम पर है, जैसे कि पर्सनल लोन होता है, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, गोल्ड लोन, जितने भी लोन ले रखे हैं उन्होंने अपने नाम से, पर्सनल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो कि उसे पर्सनल लायबिलिटी कहते हैं। इसकी लायबिलिटी मान लीजिए 15 लाख है, इसकी लायबिलिटी मान लीजिए 28 लाख है। 10 लाख रुपए को पे करने के लिए हम डायरेक्टली इनकी एसेट्स नहीं ले सकते, पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स में से पहले पर्सनल लायबिलिटी पे करेंगे, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो ही हम यूज करेंगे फर्म की लायबिलिटी पे करने, करेक्ट? तो मिस्टर ए से कितने रुपए ले सकते हैं हम? 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ले सकते हैं ये लायबिलिटी पे करने। मिस्टर बी से हम 2 लाख रुपए ले सकते हैं लायबिलिटी पे करने, और 5 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से आ गए, 7 लाख रुपए आ गए इनके पास। तो लायबिलिटी वालों को 7 लाख ही मिलेंगे, और 3 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। सर ड्राइंग्स में आएगा, ड्राइंग्स ठीक है, ड्राइंग्स में आएगा। जो कैपिटल का बैलेंस होता है ना, उसमें से ड्रॉस पहले घट चुका होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ कैश की, 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है, उन्हें कैश पे करना है, लेकिन फर्म में पैसा 1 भी रुपया नहीं पड़ा, रिजोल्यूशन हो चुका है, सारी एसेट्स लिख गई, पैसे 1 रुपया है नहीं अभी, उस केस में हम पार्टनर से पैसा कहाँ से लेंगे? अब बताइए जी, पहले वाले पार्ट का आंसर कैसे होगा? पर्सनल एसेट सबसे पहले क्या पे होगी? पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी पहले पे होगी, पार्टनर की पर्सनल एसेट्स, उसके बाद फर्म की लायबिलिटी पे होगी, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, डज द कंपनीज एक्ट 2013 permit company for issue of its shares at a discount? If yes, under which circumstance can shares be issued at discount? तो जी एज अ जनरल रूल शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, एज अ जनरल रूल। तो कंपनी एक्ट 2013 आया था, उसमें शेयर्स डिस्काउंट वाले मना हो, मतलब उससे पहले हमारे कोर्स में जो इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर है वो ज़्यादा बड़ा था, छोटा हो गया, क्योंकि उसमें शेयर्स, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये तीनों वैरायटी के क्वेश्चंस थे। अब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन डिलीट हो गए, सिर्फ पार और प्रीमियम वाले बचे। ये रिस्ट्रिक्शन डिवेंचर्स में नहीं है, ध्यान रखें, ये डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन ये डिवेंचर्स पर नहीं है, सिर्फ शेयर्स पर। प्रैक्टिकली क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू हो ही नहीं रहे थे, 10 रुपये का शेयर 1500 में इशू होता, मतलब 1490 रुपये एसपीआर, 10 रुपये फेस वैल्यू, इतने हाई प्राइस पे इशू होता है जनरली, डिस्काउंट पर इशू होता ही नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए हमने इसको बंदी कर दी, लॉ से हटाई दी, कोर्ट से हटा दी। कुछ एक्सेप्शन लेकिन अभी भी रखी हुई है कि सर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सस्ते में देना चाह रही है। एम्प्लॉइज को देने का पर्पस यही होता है कि उनको ओनरशिप वाली फीलिंग है, यार कंपनी के हम भी ओनर है, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो हमें भी कुछ मिलेगा, कंपनी ग्रो करेगी तो हमारी वैल्यू भी ग्रो करेगी, उनको ऐसा लगना चाहिए, इसलिए कंपनी एम्प्लॉइज को शेयर्स देती है सस्ते में। तो शेयर्स हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं सिर्फ एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। पढ़ें इसका एक्चुअल आंसर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 a company cannot issue shares at a discount except
इन द केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? जो शेयर एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को इशू होते हैं। Thus any issue of shares at discount shall be void. Void का मीनिंग होता है जी इनवैलिड। void लॉ के टर्म है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 इसके टर्म है, इट मींस इनवैलिड। मूवीज में कभी सुना हो कि जो केस है नल एंड वॉइड हो गया, नल एंड वॉइड मतलब इनवैलिड हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी। वैसे ये सेक्शन आते हैं अपने को नहीं, इस पेपर में आए थे तो जो 50 वाला जो दिखाया है इसमें 47 आए थे, तो एक नंबर उसी में कटा है सेक्शन वाला। धीरे बोल रहा। जो 50 मार्क्स वाला पेपर हुआ था हमारे स्कूल में जिसमें 47 थे तो एक नंबर उसी में कटा था। सेक्शन नंबर पूछा हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स में। देखिए स्कूल में जो टीचर भाई फर्स्ट टर्म है या जो प्राइवेट स्कूल में टीचर पेपर बना रहे हैं उनकी तो खैर मतलब अपनी जल्दी है कि जैसा मर्जी पेपर बना दे। एज पर बोर्ड रूल हमें सेक्शन नंबर नहीं कोट किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं लॉ के अंदर। ग्रेजुएशन में भी नहीं, लॉ सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स के सेक्शन नंबर होते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है, क्वेश्चन 5 नंबर का थ्योरी का आता है, उसमें 1 नंबर सेक्शन नंबर कोट करने का होता है और 4 नंबर एक्सप्लेनेशन का होता है। ये प्रोफेशनल कोर्स में होता है। ग्रेजुएशन में और 12th लेवल तक हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि हम सेक्शन नंबर भी लर्न करें, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बोर्ड में कभी नहीं आया ना कभी आया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग केस व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 15? बताओ क्वेश्चन में मांगा क्या है? वर्किंग नोट मांगा है या कोई अकाउंट मांगा है, क्या मांगा है? वर्किंग नोट स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट मांगा है। और कोई आंसर? फाइनल अकाउंट की बात है। क्या कह रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी मांगी है। 5 मिनट का मतलब रेटिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। अब सही है। क्वेश्चन में मांगा है कि आप फाइनल अकाउंट में कैसे डील करेंगे। तो प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, और एनपीओ में फाइनल अकाउंट का मतलब इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो बेसिकली इन दो चीज़ों का एक्सट्रैक्ट मांगा है इस क्वेश्चन के अंदर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस। सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के यही पता लगाना अच्छे से कि वो क्वेश्चन में करना क्या। चलिए, और हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर है 2015। हमें बैलेंस शीट दे रखी है सर ओपनिंग 1 जनवरी 15 की। क्रेडिटर हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के 15,000 और एसेट्स हैं 20,000 स्पोर्ट्स मटेरियल के एसेट स्टॉक। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट साइड में लिखा है कि पुराना मटेरियल बेच दिया 9,000 रुपए का और खरीदा है स्पोर्ट्स मटेरियल 3.5 लाख रुपए का, ये परचेज। आगे लिखा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन हैंड क्लोजिंग जो वैल्यू है स्पोर्ट्स मटेरियल की वो 55,000 है, 55,000 रुपए क्लोजिंग वैल्यू की बना। और बस क्वेश्चन खत्म। बनाए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। To sports material consumed
तो इसमें से रिसीप्ट साइड में लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स मटेरियल हमने 9,000 रुपए का बेचा। क्वेश्चन के अंदर इसकी बुक वैल्यू गिवन नहीं है, इतना लिखा है बस पुराना मटेरियल था, बुक वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं। तो यहाँ असम्पशन ये है कि सर उसकी बुक वैल्यू 0 रुपीस होगी, उसकी बुक वैल्यू 0 होगी, एक ये प्रेजम्पशन है। दूसरा, जैसे बुक वैल्यू सेम हो सकती है, 9,000 की थी 9,000 नहीं बेचे थे। तीसरा, इसमें जो पुरानी बैलेंस शीट की एसेट में होगी 20,000 रुपये, वही वाला बेचा होगा हमने 9,000 का, तो ये भी असम्पशन है। इन जनरल क्वेश्चन में मेंशन की जाती है बुक वैल्यू, क्योंकि ऐसा कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है कि यही चीज़ हमेशा फॉलो होनी है। तो यहाँ आपके हाथ में है कि क्या एज्यूम करके आते हैं। तो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो ये एज्यूम करके दिया हुआ है कि उसकी बुक वैल्यू 0 है। बेसिकली होता क्या है, देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल में कुछ चीज़ें टूट जाती हैं। मान लीजिए बैट टूट गया या कुछ फुटबॉल है पंचर हो गई, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कोई इक्विपमेंट था वो टूट गया, तो ऐसी चीज़ों को हम साइड करते जा रहे हैं, एज अ स्क्रैप रखते जा रहे हैं हम किसी अलग स्टोर रूम में, और हमने इकट्ठे एक साथ एज अ स्क्रैप बेच दिया सारा सामान। तो 9,000 में बुक वैल्यू 0 होती है, 9,000 में पूरे का बराबर। तो बाय सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 9,000, assuming बुक वैल्यू 0। हाँ जी सर इनके ऊपर एक्सपेंडिचर और सेल थोड़ी आती है, वो मतलब लॉस और प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है जी। तो सेल नहीं आती इसमें, परचेज नहीं आती। अगर बेचने पे प्रॉफिट हुआ है तो वो आता, या बेचने पे लॉस हुआ है तो वो आता। अभी भी हमने क्या करा है, हमने ये एज्यूम करा है कि जो बुक वैल्यू थी स्पोर्ट्स मटेरियल की, जो कि गिवन नहीं है, वो 0 है। तो 0 रुपए की चीज़ अगर 9,000 में बिक गई तो 9,000 रुपये का गेन हो गया, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे 9,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है जी? 20,000, 20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 55,000। परचेज कैसे निकालें सर बताइए? बताएं जी, परचेज कैसे निकालें? समझते हैं पहले। सर क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बैलेंस बीडी 15,000। सर क्रेडिटर को पेमेंट कितनी करी है ये दे रखा है, 3,50,000 पेमेंट दे रखी है। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो दे रखा है, नहीं दे रखा। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, वी हैव टू प्रेज्यूम इट। उससे निकल गई ना परचेज। ये परचेज आ गई। जब आप काफी क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी कि बिना अकाउंट बनाए लिख सको। कि सर मुझे पता है, माइंड में कर लिया मैंने कि क्रेडिट डेबिट में आते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, तो परचेज कैसे निकलेगी? इसको माइनस करके तो निकलेगी। या माइंड में भी कर सकते हैं, अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं 3,50,000 माइनस 15,000। कितना है जी ऑर्डर कॉलम में? इतना एग्जैक्ट आ रहा? अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, टोटल नहीं करना है इसका, क्योंकि एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट है, टोटल इसलिए नहीं करना। अब बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31st December 2015
बताइए कौन कौन सी आइटम आएगी बैलेंस शीट में? कौन बच्चा बता सकता? जैसे कोर्स में लिखा हुआ है उसका क्लोजिंग ऑफ सही है 55,000 रुपीज स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड और क्रेडिटर आएंगे कि नहीं आएंगे? सर बैलेंस इसका जीरो है इसलिए नहीं आएगा, अदरवाइज आता। ऐसे क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप उसमें क्रेडिटर का बैलेंस भी लिखेंगे। इस क्वेश्चन में नील है इसलिए नहीं लिख रहे। धन जी बढ़ सकते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी हम। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें जी। Company was registered with an authorized capital of rupees 4 lakh divided into 40,000 equity shares of rupees 10 each. सर 40,000 शेयर हैं 10 रुपए का एक, टोटल 4 लाख रुपए शेयर हो गई। ऑथोराइज्ड कैपिटल। The company offered to the public for subscription 30,000 equity shares. Authorized 40,000 और issued 30,000. Applications for 28,000 equity shares were received and allotment was made to all the applicants. Obviously sir अंडर सब्सक्रिप्शन था, सभी को ही शेयर्स अलॉट करेंगे। वो तो ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है कि कम को अलॉट करेंगे, कुछ को रिजेक्ट करेंगे। All calls were made and were duly received except the final call of 2 rupees on 200 shares. ये एक नालायक है 200 शेयर वाला, इसने 2 रुपए नहीं दिए। एंट्री नहीं मांगी थी, क्वेश्चन में मांगा है कि शेयर कैपिटल बनाओ और बी पार्ट में लिखा है कि नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। सर बी पार्ट में कट कर दूं तो आंसर में क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आएगा सर। जब भी हमसे बैलेंस शीट मांगी हो तो नोट्स टू अकाउंट्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, बैलेंस शीट जब मांगी हो उसमें शेयर कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है तो हमें सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पोर्शन ही बनाना है। अगर बैलेंस शीट लिख दी तो हमें कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी है। एसेट साइड में बैंक बैलेंस भी आएगा, कैश एड। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन में दिक्कत रहती है जनरली बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में। अभी भी वेट कर रहे हैं मेरा फॉर्मेट बनाने का, याद नहीं है किसी को? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कितने कॉलम होते हैं बैलेंस शीट में? 3 पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर उसके अंदर शेयर कैपिटल। नोट नंबर किसके आगे लिखना है? इक्विटी एंड लायबिलिटी या शेयर होल्डर्स फंड्स या शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। खत्म जी को क्वेश्चन। देखो टेस्ट में क्वेश्चन था कि इक्विटी शेयर कैपिटल की हेडिंग सब हेडिंग बताएं। तो एक स्टूडेंट ने इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा हुआ था, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखें। ये हेडिंग सब हेडिंग का पार्ट नहीं है। ऐसे तो पर्टिकुलर्स लिखा हो सारे आंसर सही हो जाएंगे। हेडिंग सब हेडिंग पूछी जाती है तो स्पेसिफिक पूछी जाती है, उस हिसाब से आंसर देना।
नोट्स टू अकाउंट्स। पहला नोट शेयर कैपिटल। बताइए जी क्या लिखते हैं इसके बाद? ध्यान है ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। कितना लिखना है? ऑथराइज में कितना माना है आपका? 40,000। इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, 4 lakh। इसको तुरंत डबल अंडरलाइन कर देना है क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में नहीं आता। फिर एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे जी इशूड कैपिटल में कितना शेयर लिखने का मान है? 30,000। ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, प्रैक्टिस कम होती है स्टूडेंट की जनरली, इसलिए भी मुश्किल लगते हैं। बच्चे छोड़ करके आते हैं या बहुत ज़्यादा गलत करके आते हैं। इसने 4 क्वेश्चन भी कर लिए हों इस टॉपिक पे, तो बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है इस टॉपिक पे। इसके बाद क्या लिखने का मन है? सब्सक्राइब सब्सक्राइब कैपिटल। फिर क्या लिखने का मन है? कुछ नहीं नहीं फुली पेड अप होना नहीं फुली पेड अप नॉन और नॉन फुली पेड सही बता रहे हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कितना शेयर्स लिखने का मन है? बताएं जी, कौन बच्चा बता सकता? 27,800। सही जवाब। टोटल 28,000 शेयर्स हैं सर, उसमें से 200 लोग हैं नालायक, मतलब 200 शेयर वाला। ₹27,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। 278 इसे डबल अंडरलाइन नहीं करना क्योंकि ये टोटलिंग में आएगा। टोटलिंग में ये नहीं आएगा, इसको डबल अंडरलाइन कर दिया। टोटलिंग में ये भी नहीं आएगा, इसको भी डबल अंडरलाइन कर दिया। ये आना। इसके बाद क्या लिखने का मन है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सही। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कितने शेयर्स लिखने का मन है? बोलो। 28,000 200 जो बच गया। $200 equity shares of ₹10 each। बताइए कैसे प्रेजेंटेशन लिखें इसकी? नॉट फुल्ली पेड अप वाले केस में प्रेजेंटेशन 2 तरीके से लिखी जाती। अब दोनों यहाँ लिख के बताता, फिर चेक करेंगे कौन सी सही है इस क्वेश्चन। $200 equity shares of ₹10 each, ₹8 per डक। ये 1600 रुपये आ गया ऑर्डर वाला। एक प्रेजेंटेशन ये। दूसरी प्रेजेंटेशन 200 equity shares of ₹10 each, ये हो गया 2000 माइनस
calls in arrears. ये ना सोचें कि सर चॉइस है जो उनसे में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हालांकि आंसर दोनों से सेम आना है, प्रेजेंटेशन कोई सी भी रखें आंसर सेम आना है, लेकिन टीचर नोट्स जो करता है प्रेजेंटेशन भी चेक करता है। इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन के तो मार्क्स हैं, अमाउंट हर बच्चे का सही आ जाएगा। तो बताइए कौन सी प्रेजेंटेशन सही है इसमें, और दूसरी बात कौन सी प्रेजेंटेशन कब लिखी जाती है। नीचे वाली से इस क्वेश्चन में सर नीचे वाली प्रेजेंटेशन सही है, वजह तो ये मंगवाए तो है लेकिन उसने नहीं दिए। करेक्ट। सर पहले वाली प्रेजेंटेशन कब फॉलो की जाती है, जब हमने पैसे मंगाए ही कम है। क्वेश्चन बोलिए 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए मंगाए हैं या 7 रुपए मंगाए हैं या फिर 9 रुपए मंगाए, उस केस में आती है पहले वाली प्रेजेंटेशन। सेकंड वाली कब आती है, जब मंगाया बट आया नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल द कॉल्स वर मेड, सारे के सारे पैसे मंगा लिए, एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट, इसका मतलब पैसा मंगाया और आया नहीं, ऐसा हुआ। प्रेजेंटेशन सेकंड वाली सही है फिर इस क्वेश्चन में। उसको इनर कॉलम में लिखेंगे जी 2000 रुपए, लेस कॉल्स इन एरियर्स, 200 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपए नहीं आए, मतलब 1600 रुपए आए। 279,660। ठीक, टोटल 279,600, यही बैलेंस शीट में आना। टू 279,600, यही बैलेंस शीट में आना। डन जी, फिफ्थ से पहले सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ें उसके बाद। एबीसी पार्टनर है जी फर्म में, 5:3 की रेशियो है, होल रेशियो। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 24,000, 24,000 रुपए सर बुक में वैल्यू है, गुडविल की अपीयर हो रही। ऑन 1 अप्रैल 19 she retires from the firm and on the same day D is admitted into the firm। एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है और एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों हो रहा। न्यू रेशियो दे रखी है ए बी और डी की 2:1। आगे D brings 60,000 rupees for his capital but could not bring his share of goodwill in cash। तो गुडविल का पैसा लाना था वो नहीं लाया है, और पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई वो 1 लाख रुपए। जल एंट्रीज पास कर दो। बताइए कौन कौन सी एंट्रीज करने का मन है। प्रीमियम गुडविल है नहीं इस क्वेश्चन में। सर गुडविल जो क्रिएट है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री बिल्कुल सही। और गुडविल की एडिशनल एंट्री सर जो वैल्यूड वाली गुडविल है बिल्कुल सही। और इसको गुडविल को नई रेशियो में बांट के, ये तो एक एंट्री होगी ना वो अटैचमेंट एंट्री। तीसरी एंट्री है जी नए पार्टनर कैपिटल आया इसकी एंट्री। ठीक है, गुडविल राइट ऑफ करते हैं। गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? बेसिक एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल एसेट होती है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए खत्म करने के लिए क्रेडिट करें।
A is capital accounted debit. B is capital accounted debit. C is capital accounted debit. तो goodwill account. goodwill जो appear हो रही है वो हो रही है 24,000 24,000. Ratio है 5/10, 3/10 और 2/10. ये जी अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की है. नया पार्टनर जी कैपिटल लेकर के आया. आप कैश अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं. पूरी पार्टनरशिप फॉर्म में छूट है आप. लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन है तो उसमें जो लिखा है आपको वही लिखना है. बैलेंस शीट में कैश लिखा है तो आपको कैश लिखना है. बैलेंस शीट में अगर बैंक लिखना है तो आपको बैंक लिखना है. थर्ड एंट्री है जी गुडविल एडजस्ट करने की एंट्री. गुडविल एडजस्ट करने की एंट्री. तो इसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. किस-किसका नाम लिखें इसमें बताइए. सिर्फ ए और बी. सर सी तो रिटायर हो रहा है, वो कंफर्म्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. सर डी नया पार्टनर है, वो कंफर्म्ड गेनिंग पार्टनर. ओल्ड माइनस न्यू बताइए. ओल्ड शेयर ए का 5/10. न्यू शेयर 2/5. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे तो पॉजिटिव आंसर सैक्रिफाइसिंग. अगर नेगेटिव आ रहा है तो गेन. बताएं जी कौन कौन से पार्टनर को डेबिट में बिठाया जाए. बी और डी. डी नया पार्टनर है ना. न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर. आउटगोइंग पार्टनर इज ऑलवेज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सर नए पार्टनर का पहले शेयर 0 था, अब शेयर कुछ है, गेनिंग तो हुआ. ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ये हमने कैलकुलेशन वर्किंग नोट से निकाल लिया. और सी क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है इसलिए तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ही. गुडविल है सर पूरे फॉर्म की 1 लाख. इसने जितना गेन किया उतना उसको डेबिट, और जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उतना उसको क्रेडिट. बात करें ए की तो सर ए ने सैक्रिफाइस करा है 1/10. बात करें बी की तो बी ने गेन करा है 1/10. बात करें सी की
उस 80 का शेयर पहले कितना था 2/10। अब रिटायरमेंट ले लिया इसने फॉर्म से तो कुछ सैक्रिफाइस कर लिया 2/10 पूरा पूरा सैक्रिफाइस कर दिया। बात करें डी की, डी का शेयर कितना है 1/5। पहले शेयर कुछ भी नहीं था, अब 1/5 है तो ये गेनिंग पार्टनर से 1/5 डेबिट क्रेडिट को लाना चाहिए। डेबिट का टोटल भी 30,000, टोटल क्रेडिट का भी 30,000। ठीक है। 7th क्वेश्चन, सेवन से पहले 8 पर आते हैं, पढ़ें। एड्यू डोर एंड गेट पार्टनर्स हैं जी फॉर्म में। 1 अप्रैल 14 को कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। They shared profits and losses in the proportion of 5:3:2। Profit sharing ratio given है। Partners are entitled to interest on capital at the rate 10% per annum and salary to door and gate at the rate 2000 per month। तो डोर का हुआ और 3000 पर क्वार्टर, ये हुआ गेट का, करेक्ट एज पर द डेट। आगे डोर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के सैलरी जोड़कर, ये लिखा है 50,000 रुपए की गारंटी। एनी डेफिशिएंसी शैल बी मेट बाय गेट। गेट ने अपनी पर्सनल गारंटी दी है। प्रॉफिट हुआ सर इस साल 2 लाख रुपए और बनाना है पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। For the year ending 31st March 2015। क्रेडिट साइड छोटी बना, डेबिट साइड बड़ी बना, क्योंकि इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में कुछ करना ही नहीं होता, सारा काम डेबिट साइड में करना होता। बाय नेट प्रॉफिट या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों ही सही। तो गारंटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? गारंटी है क्वेश्चन के अंदर, इस बात को भूल जाओ और क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दो। उसके बाद जब सारा काम हो जाए उसके बाद पढ़ना है गारंटी का कुछ लिखा हुआ है। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे दी जाता है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दी है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। कैसे पता लगा ओपनिंग कैपिटल? 1 अप्रैल 14 लिखा हुआ है और अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 15। आप चाहें तो इनर कॉलम में सॉल्व करके टोटल आउटर कॉलम में लिखें या फिर सीधा आउटर कॉलम में लिखें, दोनों ही तरीके से।
पार्टनर्स सैलरी, सैलरी से दो ही पार्टनर को मिल रही है, तो सर एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर होगा पक्का। बताओ डोर की सैलरी कैसे कैलकुलेट करूं? 2000 into 12 तो 2000 पर मंथ है तो इनटू 12 करना पड़ेगा। गेट की सैलरी कैसे कैलकुलेट करूं? 3000 into 4 3000 इनटू 4। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। वही एप्रोप्रिएशन थे बस। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दो लाख में से मार्च दे सब कुछ। बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट? 74,000। रेशियो कितनी है? 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। कितना आया? कैलकुलेशन चेक करें एक बार सभी। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है जी बिना गारंटी। अब पढ़ते हैं ये गारंटी वाला पार्ट। दो जो बीच वाला पार्टनर है 2200 इसका प्रॉफिट आ रहा, इसको हमने गारंटी के लिए बोला हुआ है जी अब तुम्हें कम से कम 50,000 रुपए मिलेंगे सैलरी मिला कर लेते हैं। देखो सैलरी मिलाकर कितने पैसे बैठ रहे हैं इसमें? सर डोर की सैलरी है 24,000, प्रॉफिट है 22,200। कैसी बात करें कि सर सैलरी प्लस प्रॉफिट 50,000 होना चाहिए। सैलरी इसको मिल गई 24,000, सिंपल सी बात है प्रॉफिट 26,000 मिलना चाहिए कम से कम। सैलरी प्लस प्रॉफिट 50,000 मिलना चाहिए, इसमें की सैलरी पहले मिल गई 24,000, मतलब प्रॉफिट कम से कम 26,000 मिलना चाहिए। ये 22,200 है, 3,800 की डेफिशिएंसी है। ऐड डेफिशिएंसी 3,800। डेफिशिएंसी पे करने के लिए किसने कमिट किया था? इसमें से माइनस करो। तो सर डोर को पूरे 26,000 मिल गए, इसके 3,800 कटने के बाद 11,000 बचे इसके पास, और इसको तो गारंटी से कोई मतलब ही नहीं था, इसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं। रिवीजन नोट्स में उसी टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं जनरल एग्जाम में आते हैं। इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उस लेवल का आपका हर टाइप क्वेश्चन रिवाइज होगा, इसी पर्पस से बना है। नोट कर लिया सभी ने? सर मैं क्वेश्चन पर आ गए जी। क्लोजिंग डेटर दिए हुए हैं 2 लाख रुपए, कैश सेल्स लिखा हुआ है, क्रेडिट सेल का 25% है, लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 80,000। बता सकते हो ओपनिंग कितना? बिना पेन को हाथ लगाए बताना है।
सिंपल सी बात है सर, क्लोजिंग 2 लाख है और क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग जो है ना वो ओपनिंग से 80,000 रुपए ज्यादा। 2 लाख का 80,000 तो 2 लाख माइनस 80,000 1,20,000। भाई किसी के पास 2 लाख रुपए हैं और उसके नेबर से 80,000 रुपए ज्यादा है उसके पास, तो नेबर के पास 80,000 रुपए कम है, मतलब 2 लाख माइनस 80,000 1,20,000। ओपनिंग पता, क्लोजिंग पता। टोटल सेल्स दे रखी है जी 12 लाख रुपए। यहां से देखिए परसेंटेज जिस पर दे रखी होती है हमेशा उसी को 100 या x मानते हैं। मान लीजिए क्रेडिट सेल x रुपए, तो बताइए कैश सेल कितनी हुई? 25 of X 0.25x, x का 25%। सर टोटल सेल कैसे निकलती है? कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ दो, टोटल सेल निकल जाती है। टोटल सेल क्वेश्चन में दे रखी है 12 लाख और कैश सेल है 0.25x, क्रेडिट सेल है x। ऐड करके कितना आ गया दोनों को? 1.25x। डन जी, सॉल्व कीजिए। नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए। डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा। $9,60,000 जी क्रेडिट सेल आ गई जी। क्लोजिंग डेटर 2 लाख है, तो आपने अभी खुद से सॉल्व किया था कि ओपनिंग डेटर कितना होंगे। $1,20,000 कैसे निकालते हैं बताइए? एवरेज डेटर्स, हाँ जी, ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़ दो, उनका एवरेज कर दो। ये आ गया सर 1,60,000, 1,60,000। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। क्रेडिट सेल है सर 9,60,000 और एवरेज डेटर है 1,60,000। तो 6 टाइम्स आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नोट्स में नहीं है, क्लास में नहीं कराया गया, और ऐसा एग्जाम में आ जाता है तो नहीं हो पाता स्टूडेंट्स को, एक्स वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को रिवीजन नोट्स में डाला हुआ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन में एवरेज कलेक्शन पीरियड भी मांगा है। क्या होगा कलेक्शन पीरियड का? 12 मंथ्स डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। आंसर आ गया 2 मंथ्स, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि ऑन एन एवरेज 2 महीने में डेटर से हमें पैसे मिल जाता है।
डेटर से ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स में पैसे मिल जाते हैं। क्वेश्चन 5 लास्ट चला रहा है, इसे खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी ने सर 5 लाख डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपए का एक, और टोटल डिबेंचर हो गए जी 5 करोड़ रुपए, करेक्ट। रिडीम करना है 6% के प्रीमियम पे 31 मार्च 19। एज्यूम करें कि रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट हमने करी है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 30 अप्रैल को ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिडम्पशन इज ड्यू, और डिबेंचर टाइमली रिडीम हो गए। कैलकुलेट करना है डीआरआई और डीआरआर। तो डीआरआई है जी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 15% ऑफ द फेस वैल्यू, डीआरआर है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 10% ऑफ द फेस वैल्यू। तो बताओ जी 5 करोड़ का 10% 50 लाख रुपए, ये हो गया डीआरआर। लिख लें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR equals to face value of debentures multiply by 10%. 5 करोड़ multiply by 10%, ये हो गया 50 लाख 50 लाख। इसके बाद लिखेंगे DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट equals to face value of debentures multiply by 15%। ये रेट लॉ के अंदर दे रखे हैं जी, हमें घर से याद करके जाना, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, घर से याद करके जाना। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपने याद करके रखा हुआ 6%, ऐसे ही ये दो रेट हो याद रखें। 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 15% 75 लाख 75 लाख रुपये।